सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष जिनके हस्तक्षेप और निर्णय से आप वाकिफ हैं, कुलदीप पठानिया जी, उनके साथ उप मुख्यमंत्री के बाद हमारे पुराने साथी विधायक ठियोग से कुलदीप राठौर, यहाँ के वरिष्ठ मंत्री हमारे पुराने साथी चौधरी चंद्र कुमार, श्री मालेंद्र राजन जो इंदौरा से हैं, विधायक केवल सिंह पठानिया आपके परिचित हैं, नीरज नैयर हमारे सम्मानित विधायक चंबा से, आशीष बुटेल नागपुर से, भवानी सिंह जी फतेहपुर से, विधायक हमारी बड़ी बहन पूर्व अध्यक्ष श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, श्रीमती आशा कुमारी, श्री किशोरी दास जी विधायक, श्री अरविंदर गोमा जी मंत्री हैं, श्री राम कुमार जालू, ये हमारे मंच पर बहुत साथी वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी राम कुमार भी है, वो भी सीपीएस है नारायणगढ़ से, पूर्व विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं पठानिया जी, ये है, पूर्व विधायक बहुत बैठे हैं, पुराने साथी बहुत बैठे हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, युवक कांग्रेस के हमारे साथी पदाधिकारी, छात्र संगठन के, सेवा दल के और कांगड़ा के प्रबुद्ध जनता, कांग्रेस के वीर सिपाहियों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उनके आदेश पर मैं आपके बीच में आया हूं, कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर। आपने जिस प्यार से, जिस सम्मान से मेरे यहाँ आगमन पर अपने जोश का प्रदर्शन किया है, उससे मेरी हौसला अफजाई हुई है। चुनाव में मुझे मालूम है हमारे संगठन के वीर सिपाही, हमारे कार्यकर्ता, आप हमारी शक्ति हैं। ये चुनाव आप लड़ते हैं, आप हमारी आवाज घर घर तक पहुंचाते हैं। सही मायने में वही कांग्रेस की शक्ति है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है जिसने अच्छे काम किए हैं। आपदा की घड़ी में भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे विधायक आपके बीच में रहे। चुनाव में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी अपनी बात रखेगी, तो ये चुनाव देश का बड़ा चुनाव है। 100 करोड़ मतदाता अपना मत डालेंगे, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है भारत की लोकसभा का। मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका की और पूरे यूरोप की अगर आबादी को मिला ले, उससे भी कई 100 करोड़ ज्यादा हमारे मतदाता हैं। दुनिया की निगाह इस चुनाव पर है। ये चुनाव तय करते हैं देश की जनता अपने मत के माध्यम से किस विचारधारा, किस सोच, किस नीति वो अगले 5 साल देश की सुपुर्दगी करती है कि वो देश चलाए। आपने पिछले 10 साल देख लिए, 2014 का चुनाव भी था, 2019 का भी था। आप सबसे वायदे किए गए थे, हिंदुस्तान और हिमाचल की जनता से वायदे किए गए थे। चुनाव का समय है जब मतदाता हिसाब मांगता है, जवाबदेही तय करता है। बहुत विषय ऐसे हैं
जिस पे जवाबदेही तय करना जरूरी है। क्या वायदे किए थे रोजगार के, 2 करोड़ रोजगार 1 साल का, दोबारा उसका जिक्र नहीं है। आज जब दूसरा दल हमारे विरोधी कांगड़ा चंबा की जनता के समक्ष आए, दूसरे हमारे चुनाव क्षेत्रों में हिमाचल के आ जाए, हिसाब मांगे जनता और हिसाब उनको देना पड़ेगा। आज नई रिवायत कायम हो गई है, वायदा करो दोबारा जिक्र मत करो, अगली बार आओ नया वायदा करो, फिर उसका भी जिक्र मत करो। और अगर हिसाब मांगे तो है कौन आप? मतदाता, जनता। क्या उसको अधिकार नहीं है अपने मत के बाद, अगर आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में आशंकाएं, कोई ऐसी नीति नहीं है जो भयावह बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढे। आजादी के बाद आपके और हमारे देश के अंदर आज सबसे भारी बेरोजगारी है, नौजवानों की बेरोजगारी है। 12.5% नौजवान बेरोजगार है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये उन लोगों के हैं जिनके नाम रजिस्टर हैं। इसमें बहुत लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जो उसमें शामिल नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। देश के कई हिस्सों के अंदर समस्याएं, और ये सरकार, भारत की सरकार एक ऐसे अहंकार पर है जैसे उनका जन्म का अधिकार है हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का। इसीलिए जो ये नारा दिया गया, अब की बार क्या कहते हैं, ये 400 पार, ये 200 पार नहीं होते दिखते। कोई हवा नहीं है इनकी, हवा निकल रही है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। हम कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं आप और हम लोग। 138 साल पुराना संगठन है हमारा। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने का, भारत को आजादी दिलाने का, अंग्रेजी हुकूमत को शिकस्त करने का, आजादी के बाद के भारत का निर्माण करने का। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वर्षों वर्षों अंग्रेजों की जेलों में रहे। सबसे ज्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, तमाम लोग कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, जिन्होंने गांधी जी की अगुवाई में काम किया। हिंदुस्तान को आजादी मिली, हमको इस काबिल बनाया, हमको वो शक्ति दी कि एक आजाद हिंदुस्तान में जन्मे हम लोग। हम अपने भविष्य का रास्ता खुद तय करें, अपने निर्णय खुद ले सकें, जो सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान के लोग नहीं ले सकते। हमारे पास कहने को बहुत है। इन्हीं नेताओं ने आजादी के बाद का हिंदुस्तान बनाया, जो बड़ी संस्थाएं बनी हिंदुस्तान के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने, IIT बनी, IIM बना। सीमित साधन थे भारत के। जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी नेता, इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि जब तक भारत के अंदर ये बड़ी संस्थान नहीं बनेंगे, हमारे बेटे बेटियों का भविष्य नहीं संवर सकता, हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और यही एक कारण था जो पहली 2 औद्योगिक क्रांति में भारत बाहर रह गया था। हमें गुलाम देश थे। प्रथम औद्योगिक क्रांति भारत को नहीं छुई थी, इंग्लैंड में आई। 1940 में दूसरी बड़ी औद्योगिक क्रांति दुनिया के अंदर आई, जो अमेरिका में आई। विश्व युद्ध के बाद तीसरी बड़ी क्रांति आई। पर जब तकनीकी क्रांति आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई, कम्युनिकेशन की क्रांति आई दुनिया में, उसकी अगुवाई हिंदुस्तान कर रहा है।
जब सदी बदली थी, नई सदी आ रही थी, नौजवान इस बात को गौर से सुने। 25 साल पहले की बात है। पूरी दुनिया में घबराहट थी। मिलेनियम नाम का शब्द आया कि कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया ने, बड़े देशों ने, अमीर देशों ने, विकसित देशों ने भारत के आईटी एक्सपर्ट्स को बुलाया उसको ठीक करने। तो ये आपका मेरा भारत एक शक्तिशाली देश था, और आज ऐसा दर्शाया जाता है कि भारत कमजोर था, भारत की दुर्दशा थी। हमारे राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों को अपमानित किया जाता है। पहले मैं कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेवारी से, जो लोग ऐसा करते हैं वो इतिहास का अपमान करते हैं, देश का अहित करते हैं, देश के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। कोई देश और समाज अपने राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान नहीं करता। आप अपना इतिहास रचें, क्या आप भूल सकते हैं? पंडित जी का मैंने जिक्र किया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी तो नायक थे। जिस उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का मैंने अभी जिक्र किया, आईटी रेवोल्यूशन का जिक्र किया, ये देश के लिए शहीद हुए थे। अब बात है, रोज कहते हैं कि देश कमजोर था, हमको देश कमजोर मिला। वो कमजोर हिंदुस्तान की तस्वीर क्या थी? सोचिए, क्या भारत का सफर एक प्राचीन देश, प्राचीन संस्कृति है, 2014 मई महीने में शुरू हुआ था। उससे पहले हिंदुस्तान नहीं था, हिंदुस्तान शक्तिशाली नहीं था। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था, अंतरिक्ष शक्ति बन चुका था। जिसको कमजोर कहते हैं देश को, उस देश ने, हमारी फौज ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई। पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया, 1 लाख को बंदी भारत में आया। ये है आपका मेरा देश, जिसको कमजोर भारत कहा जाता है। ये इलाका कांगड़ा का, चंबा, हिमाचल की धरती, वीरों की भूमि है। जनसंख्या के अनुपात में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा फौज में हमारे बच्चे जाते हैं। पहले नंबर पर है हिमाचल का स्थान, बाजू के और इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं। इस सरकार की गलत नीतियों को देखें, यहाँ नौजवानों के भविष्य से तो खिलवाड़ है, वहां देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हुआ है। ये योजना लाए अग्निवीर की, हमारे बच्चे फौज में जाएंगे 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल। 18 बरस की उम्र में गए, 21-22 साल की उम्र में बाहर आ गए। पहले तो 4 साल में पूरी ट्रेनिंग भी नहीं होती। यहाँ बहुत फौजी होंगे, आपके परिवारों में होंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्रों की गाथाएं लिखी गई हैं। तो कोई बड़ा वेपन सिस्टम जिसको कहते हैं, जो सैकड़ों करोड़ के आते हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स होते हैं, हवाई जहाज वायुसेना के होते हैं, नौसेना के फ्रिगेट्स होते हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, उसको तैयार करने के लिए 4 साल नहीं 7 साल लगते हैं। और ये 4 साल के बाद बाहर आएंगे, इनको कोई पेंशन नहीं, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी। राशन नहीं खरीद पाएंगे फौज की कैंटीन से। अगर प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद का दर्जा, माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा, परिवार में। ये देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने
अपना मैनिफेस्टो, जो जनता का मैनिफेस्टो है, सबसे बातचीत करके बनाया है। मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। हम लोग देश के अलग हिस्सों में समाज के हर वर्ग से मिले। हमने जनता को मैनिफेस्टो दिया है, देश की प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए, और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है बदलाव होगा जो जरूरी है देश के लिए। और उसके बाद, इस चुनाव के बाद, इस अग्निवीर योजना को हम खारिज कर देंगे, हटा देंगे। हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होने देंगे, ये हमारा वचन है। हमने अपने मैनिफेस्टो में और चीजें कही हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने अपने मैनिफेस्टो में और बातें कही हैं। अपनी माताओं बहनों के लिए कहा है, अपने बेटे बेटियों के भविष्य के बारे में कहा है, रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की है, नौजवानों के लिए अनिवार्य अप्रेंटिसशिप स्कीम हम लेके आ रहे हैं, जिसमें 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। महिलाओं जो गरीब परिवार की है, एक महिला को बिना किसी भेदभाव के देश के अंदर 1 लाख रुपया का वचन हमने दिया। हमने देश के किसान जो अन्नदाता हैं, जिनकी अनदेखी हुई है, जिन पर ज्यादती हुई है, आपने देखा पिछले सालों में गलत कानून बने, कृषि के संघर्ष हुआ देश के अंदर, किसानों ने संघर्ष किया। हमारा आजाद देश है, आजाद भारत के अंदर इस देश के अन्नदाता को देश की राजधानी पहुंचकर अपनी गुहार लगाने नहीं दी। अंबाला तक पहुंचते ही टीयर गैस, पानी, लाठी, दिल्ली को छावनी बना दिया, खाने खोद दी, जैसे किसी दुश्मन की सेना दिल्ली पर आ रही है। कि बहुत दुख की बात थी। दृश्य भारत, आजाद भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, इसके लिए ये शोभा की बात नहीं थी। जो लोग सत्ता में हैं, जिन्होंने ये किया, कानून तो वापस ले लिए, एक बार क्षमा नहीं मांगी उन सैकड़ों किसानों से जो खत्म हो गए। और बहुत गलत फैसले हैं, सूची लंबी है। एक और फैसले का जिक्र करूंगा जो 2016 में 8 नवंबर को किया था, नोटबंदी। 85% से ज्यादा भारत की जनता का पैसा जो बैंकों के अंदर था, रद्द कर दिया गया। गृहिणियों के पास था, किसान के पास था। हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा रुपया बचा के रखती हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, सब रद्द कर दिया। ये कह के कि काला धन की कमाई है, काला धन का, आतंकवादी को पैसा जाता था। ये सोचिए, पूरे देश को कलंकित किया था दुनिया के सामने, और वो सारा पैसा वापस आ गया। 99% वापस बैंकों में आ गया। उस पर भी किसी ने नहीं सुना हो। वो दृश्य याद है, बैंकों के बाहर कतारें लगती थी, सैकड़ों भारतवासी मर गए। संवेदनहीनता की भी एक सीमा हो। आज तक नहीं कहा कि गलत फैसला था। देश की जीडीपी का 1.5% हिस्सा था। आज जो ये कहा जाता है कि बहुत मजबूत है, हम हैं मजबूत देश, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जरूर होनी चाहिए, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते कम थे। उन प्रधानमंत्री काल में मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा है एक दो जगह पे, तो यहाँ नौजवान बैठे हैं, बड़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे भाई बहन, बेटे बेटी बैठी। प्रथम औद्योगिक क्रांति जब आई थी इंग्लैंड में, 12 बरस लग गए थे वहां की जीडीपी को दुगना करने में। अमेरिका में दूसरी आई, उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश बना 10 बरस में, 1 दशक में अपनी जीडीपी को दुगना करने वाला वो कौन देश था? जापान, जिस पे परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद दूसरा देश कौन बना? वो भी एशिया का मुल्क, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। 1 दशक में अपनी जीडीपी को 3 गुना करने वाला देश चीन।
और एक दशक में अपनी जीडीपी को देश की 4 गुना करने वाला आपका और मेरा भारतवर्ष कांग्रेस और यूपीए के सरकार में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 480 बिलियन डॉलर की मई 2004 में भारत की जीडीपी थी। जब छोड़कर गई है हमारी सरकार 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम छोड़ के गए जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर, उसका जिक्र नहीं होता। अब 10 साल हो गए, दुगनी भी नहीं। प्रचार तो ऐसा प्रचंड है कि ना बेरोजगारी है देश में, ऐसा प्रतीत होता है, ना महंगाई है। दुगनी तो कर लेते हमसे, ये इतनी हम इनसे रखते कि 4 गुना कर लेते। उसके लिए बड़ी मेहनत होती है, केवल प्रचार से और दावों से। अब दावे तो कर ले जितने भी, वो जमीनी हकीकत से रिश्ता नहीं। ये मैंने बताना आपको जरूरी समझा। हमारे यहाँ हिमाचल में, जैसा प्रतिभा जी ने कहा, पूर्व साथियों ने, केवल ने कहा, मुझे जीवन में मौके मिले, अवसर मिले, मेरे नेतृत्व ने दिए, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, हमारे संगठन दल के नेतृत्व ने। हिमाचल में मैं संसद में गया, संगठन में देश में काम किया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हिमाचल के अध्यक्ष के रूप में। कांगड़ा और चंबा का मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, कोई ब्लॉक नहीं है जहां दशकों से आनंद शर्मा ना आए। कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर मैं गया हूं। कोई लोकसभा का चुनाव 1980 के दशक से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कोई बड़ी रैली नहीं हुई है कांग्रेस की जो राष्ट्रीय रैली थी, जिसमें मैं आपके बीच में ना आया हूं कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए और राष्ट्रीय बांटने के लिए। जाहिर है जब जिम्मेवारियां थी, पर यह भी पूरा एहसास था कि हिमाचल के लिए क्या करना चाहिए। अभी जिक्र आया जो संस्थाएं हमने बनाई थी, और वो संस्थाएं ये सोचकर नहीं बनाई थी कि उससे हमको क्या प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मेरी उम्र 19 बरस की थी, बाहर जाने का अवसर मिला देश के, पासपोर्ट बनाने में बड़ी दिक्कत आई। और जब मैं भारत का विदेश मंत्री बना, पहला फैसला था कि मेरे हिमाचल के लोगों का पासपोर्ट हिमाचल में बनेगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। आज आपका पासपोर्ट हमने उसमें सुनिश्चित किया, उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की ब्रांचेस बनेंगी, शाखाएं बनेंगी, जिलों के मुख्यालयों पे भी पासपोर्ट बनेंगे। ये कांगड़ा में हो चुका है। मैं परसों चंबा के अंदर था, मैंने कह दिया है कि चंबा में भी पासपोर्ट का दफ्तर बनेगा। चंबा वालों को भी वहीं पे मिलेगा, जैसे कांगड़ा वालों को मिलता, जैसे पूरे हिमाचल वालों को मिलता। और बड़ी संस्थाएं, इसका जिक्र हुआ, उसके बारे में मैं कहना जरूरी समझता हूं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो IITs का मैंने जिक्र किया, सीमित साधन थे, उससे हमारे बच्चों को शक्ति मिली, दुनिया में पहचान बनी। हमारी सरकार ने केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शिता से फैसला किया कि हम नए IIT बनाएंगे, नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाएंगे। जो नए IIT बने, उसमें से सबसे पहले एक IIT मैं मंत्री था, हिमाचल में लेकर आए। मंडी में, दरंग में, कमान वैली में हजारों करोड़ का विश्व स्तरीय कैंपस बनाया, और सौभाग्य मिला मुझे, मैं कृतज्ञ हूं अपने नेतृत्व का और प्रभु का। उसका फाउंडेशन स्टोन मैंने रखा फरवरी 2009 में। चौधरी चंद्र कुमार यहाँ बैठे हैं, लोकसभा के सदस्य थे आपके, इन्होंने उनके बहुत दिग्गज नेता को अच्छे हरा के गए थे। आप जानते हैं किसका जिक्र कर। इन्होंने मांग की कि एक बड़ा संस्था केंद्र की यहाँ आए, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी।
मैं सरकार में मंत्री था, हिमाचल का प्रतिनिधि था। हम गए, हमने मांग उठाई, निफ्ट मिला, और सौभाग्य ये रहा कि जब मेरे पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आया, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने मुझे प्रधानमंत्री ने चार्ज दे दिया, कपड़ा मंत्री के, और जितने पैसे की जरूरत थी एलोकेट करने की, सैकड़ों करोड़, वो हमने तालपुरा में निफ्ट की भव्य कैंपस बनाया, जो देखने लायक है, उसको लोग एक अपने बेटे बेटियों के भविष्य को मद्देनजर रख के किया। देश ने राष्ट्र निर्माण नीति आजादी के बाद नहीं थी। मुझे इस बात पर बहुत हर्ष भी है और फख्र भी कि पहली नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भारत की हमने बनाई जब मैं उद्योग मंत्री था। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जोन बना दिए गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे काम शुरू करा दिया, चाहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता और कॉरिडोर, दक्षिण के कॉरिडोर, वो बात तरफ देश और प्रदेश के लिए क्या करना जरूरी है। आपके यही नजदीक पालमपुर है, कांगड़ा की चाय मशहूर है। हम कांगड़ा की चाय को दुनिया में सबसे ऊंचे पैमाने पर ले गए, सबसे ऊंची कीमत। जब मैं वाणिज्य मंत्री था, कीबोर्ड भी हमारे पास था। कीबोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित किया और एक टी म्यूजियम भी स्थापित किया पालमपुर में। कंदरौरी का भी जिक्र आया। केवल हिमाचल में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बने थे, एक कंदरौरी में जहां पेप्सी भी आ गई, पेप्सी कोला, जहां AK-47 भी बनने लग गई, और दूसरा बंडोगा में मुकेश अग्निहोत्री जी बैठे, ये उद्योग मंत्री भी थे। वो बंडोगा वही है ऊना में, इन्हीं के क्षेत्र में है। 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क हैं। मैं वाकिफ हूं कि कांगड़ा की भी और चंबा की भी प्राथमिकताएं क्या है। प्रयास होगा कि चंबा में भी बने, जगह की पहचान करके। आने वाले समय के लिए हम अपना मैनिफेस्टो देंगे कि हिमाचल में क्या करेंगे इस कांगड़ा और चंबा चुनाव क्षेत्र के लिए। मैं सब साथियों से बात कर रहा हूं, एक अलग मैनिफेस्टो हम देंगे कि आपके संसद के प्रत्याशी होने के रूप में क्या प्राथमिकताएं होंगी, जिसमें इको फ्रेंडली टूरिज्म लाया जाएगा और निवेश किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। कांगड़ा की रेल गाड़ी, कांगड़ा ट्रेन चलेगी नहीं, बड़ी होगी। ये वंदे भारत दूसरी तरफ जाएंगे, कांगड़ा में क्यों नहीं आएंगे? जिन्होंने वायदा किया था कि सिंगल गेट जो चलती भी थी जोगिंदर नगर पठानकोट, वो बंद हो गई। ब्रॉड गेज की जगह सिंगल गेज भी बंद कर दिया। हम वो रेलगाड़ी दोबारा चलेगी, उसका विस्तार होगा, ताकि ये इलाका को भी, हमारे लोगों को, हमारे बेटे बेटियों को भी वही सुविधा मिले जो देश के दूसरे हिस्सों में है। क्यों हमारे इलाकों को छोड़ दिया गया पीछे? कहते हैं कि चंबा को पठानिया जी बता रहे थे, हमारे स्पीकर साहब, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कह दिया। पैसा कितना दिया केंद्र ने? वहां बड़ी बड़ी टनल्स बननी है। हिमाचल की सरकार ने चंबा जुआरी का कर दिया। दूसरी है 3 सुरंग का और है टनल्स का। मैं चंबा में कह के आया हूं, ये टनल्स बनाना वो भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। ये मैं आप सबके सहयोग से ये काम होगा। शक्ति आप लोग देते हैं, जैसे आपने हमारी सरकार को दी थी। हम अगर कुछ कहते हैं सच्चाई से कहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वायदा किया था, आपने चुन के सरकार बनाई थी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो एक साधारण परिवार से उठ के गए, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। हमारे 11 विधायक 12 इस संसदीय क्षेत्र से चुन के गए, अभी भी 11 हैं और रहेगी ये सरकार। जिस सरकार को गिराने की कोशिश हुई वो नाकाम हुई। उपचुनाव होंगे, विधायक जीत के आएंगे हमारे।
ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और जो वचन दिए थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे मुलाजमों के लिए हमने कहा था लागू की, 1500 रुपए महिलाओं के लिए लागू कर दिया। 1 लाख तो मैंने जिक्र देश के मैनिफेस्टो में किया है, तो ये बीजेपी उसको रोक रही है। इलेक्शन कमीशन में चली गई कि फॉर्म मत भरवाओ, महिलाओं को 1500 ना दो, वो 1500 दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सामने बैठे स्वयं बताएंगे, तो तभी से दिया जाएगा जब से घोषणा सरकार ने कर दी। अंत में एक चीज कहूंगा, ये याद दिलाना चाहता हूं, मैं अपना फर्ज समझता हूं। पिछले साल बहुत बड़ी आपदा आई हिमाचल में, ऐसा हमने पहले नहीं देखा। भूकंप आए, बाढ़ भी आई थी, पर ऐसा नहीं देखा जो 2023 में। दसियों हजार करोड़ की हमारी संपत्ति खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, बड़ी संख्या में मकान खत्म हो गए, 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। अभी जिक्र आया था, प्रतिभा जी कह रही थी कि हमारी सरकार ने अपने सीमित साधनों से इतना पैसा दिया, दिल खोल के दिया। जिनके परिवार गए, जिनके घर गए, 7.5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया। तो जहां मैंने जवाबदेही की बात कही थी, वहां पे एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या इसमें भारत की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? भारत की सरकार हिमाचल के लोगों की तकलीफ के समय संवेदनहीन रही। 1 पैसा हिमाचल को नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं। जब भारत की सरकार होती है, मैं भी सरकार में लंबे समय तक वजीर रहा हूं, मंत्री रहा हूं, ये पैसा देश का है। जब किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसी मुसीबत आती है, चुनौती आती है, उसका अधिकार है उस राज्य का, वहां के लोगों का, कि केंद्र की सरकार से उनको फौरन मदद मिले। वो फंड है उसके लिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड नहीं दिया। तो वोट मांगने आए हैं, बताओ क्यों, कहां थे जब हिमाचल त्राही कर रहा था? कोई आया था? किसी ने कहा ये आपके मुख्यमंत्री, ये आपके विधायक, ये मंत्री, केवल ये लोग बोले। मैं अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले यही कहूंगा, मुझे संगठन के नेतृत्व ने मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। नेताओं के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल गांधी हमारे प्रेसिडेंट रहे, प्रियंका जी। जो संगठन का निर्णय है उसको बहुत ही विनम्रता से, कि कांग्रेस का 52 साल पुराना कार्यकर्ता होते हुए मैंने स्वीकारा। ये चुनाव आपका, मेरे अंदर प्रतिबद्धता है। आप आशीर्वाद देके भेजेंगे। मुझे नहीं मालूम कि पिछले 15 साल से कितनी आवाज उठी थी कांगड़ा चंबा की। मैं आपको वचन देके जाता हूं, कोई विषय नहीं होगा जो कि आवाज ना उठे और न्याय ना मिले। आपसे इसलिए निवेदन है, चुनाव है, आने वाले दिनों में अपना अपना क्षेत्र देखे, अपने गांव देखे, अपना इलाका देखे, और ये तय करें कि इस बार मजबूत आवाज आपकी वोट के माध्यम से बदलाव की होगी, जो जरूरी हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।